जी अस्सलाम वालेकुम भाई। लेक्चर नंबर 8 पार्ट अच्छा भाई, ये ना मैंने छोटी सी गुफ्तगू करनी है आपसे अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट से रिलेटेड। ये छोटी सी बात अभी मैंने आपसे करनी है बस। भाई दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है भैया, एक होता है जी ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है भाई, इन दोनों डिस्काउंट्स में ना फर्क होता है। इन दोनों डिस्काउंट्स में क्या है, डिफरेंस है। सुनिएगा जरा भाई, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सर्टन होता है। क्या क्या होता है जी? इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। ये जो है इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है, सही है। सर्टन होता है, इमीडिएट बेसिस पे मिलता है और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, सही है भाई। ये तो मैंने वैसे बातें कर दी ना। अब अकाउंटिंग के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है ट्रेड डिस्काउंट का? भाई ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, सही है भैया, ओके है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा भाई, 10,000 रुपए की चीज आपने खरीदी, सही है जी। लिस्ट प्राइस थी चीज की 10,000, सही है। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया 5% का। आपने क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, आपने 500 इसमें से क्या कर देना है भैया, माइनस कर देना है। पीछे कितना बचा जी, 9500। पीछे कितना बचा? जर्नल एंट्री जो अब आप किताबों में करेंगे एसेट को रिकॉर्ड करने की, वो आप 9500 से करने होंगे, सही है। आप जो जर्नल एंट्री किताबों के अंदर कर रहे होंगे एसेट को रिकॉर्ड करने की, वो मेरे भाई 10,000 से नहीं करेंगे बल्कि 9500 से करेंगे। एग्री करते हैं आप? अच्छा, अगली बात भाई, इस 500 का क्या करेंगे? बस इसको माइनस कर दिया, इसको और कुछ नहीं करना, ओके है। ये बात जरा क्लियरली सुन लें, क्लियरली ये बात सुन लें भाई। भाई जल्दी आया करो ना यार। एक होता है डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश या सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, ये वाला डिस्काउंट बगैर शर्तों शराइत की होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है यह बगैर शर्तों शराइत के होता है, ये सर्टन होता है, सही है। सर्टन का मतलब अचानक नहीं, यानी सर्टन का मतलब है इसमें कोई एम्बिग्विटी ना होना, ठीक है भैया। अकाउंटिंग के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, लेकिन इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ये अकाउंटिंग के अंदर इसका ट्रीटमेंट है भाई, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती और इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है भाई, जिसने इसकी थ्योरी पढ़नी हो तो वो फिर इधर से पिक ले सकते हैं, ये पिक ले सकते हैं आप। जल्दी कर रहे हैं, जल्दी, टाइम शॉर्ट है भाई। ये सारी वही बातें हैं। 500 रुपए की चीज थी, 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो जनरल एंट्री अब आपने कितने से करनी है भैया, 470 से। कहता ड्यू टू दिस डिस्काउंट बोथ सप्लायर एंड कस्टमर विल रिकॉर्ड द सेल एंड परचेज विद द नेट अमाउंट। भाई जो सप्लायर होगा वो क्या कर रहा होगा, वो सेल रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, और जो खरीदने वाला है वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो सेल रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड करेगा। अब हम इधर बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट की, ठीक है। अब हमने जो एंट्री करनी है वो किससे करनी है, नेट अमाउंट से करनी है, सही है। और जो डिस्काउंट की अमाउंट है भैया, इसका क्या करना पड़ेगा, बस आपने लेस कर देनी है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। कहता है ट्रेड डिस्काउंट हैज नो एंट्री। कहता सप्लायर शुड डिडक्ट द डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम द सेल्स, सही है। सप्लायर के लिए तो भाई सेल है ना ये, लेकिन कस्टमर के लिए ये क्या है, कस्टमर के लिए ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव है ना। डिस्काउंट अवेल किसने किया, कस्टमर ने किया। कहता कस्टमर इसको क्या कर देगा, चुप करके परचेज में से, ये परचेज कह लें इधर, लेकिन हम इधर क्या पढ़ रहे हैं, नॉन करंट एसेट पढ़ रहे हैं,
तो हम नॉन करंट एसेट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप इधर आए जी। अगर आपसे कोई पूछे जी, एक फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपया, जिसकी लिस्ट प्राइस का मतलब होता है उसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है। उसके बाद भैया ट्रेड डिस्काउंट इस पे मिल गया बगैर शर्त व शराइत वाला डिस्काउंट 500 रुपए का। किताबों के अंदर यह सर कितने से रिकॉर्ड हो रहा होगा? ठीक है भैया, कितने से रिकॉर्ड होगा? 9500 से होगा। ठीक है भाई, एग्री करते हैं आप लोग? जी जी जी। अच्छा, हम इसकी एंट्री कर देंगे, इधर देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 9500 से। भाई कैश बैंक या पेबल क्या होगा? चले मैं कैश कर रहा हूं। ठीक है भाई, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट क्या होता है, या कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? आप जी स्टोर पे गए, आपने बड़ी अजीब सी शक्ल बना ली, आपने कहा यार मैं नहीं वैसे दे सकता। अच्छा, आपने कहा जी देखें मैं पैसे नहीं पे कर सकता। उन्होंने कहा भाई देखें हम आपको डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, हम आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या इसका मतलब है कि भाई नॉर्मली हम ना उधार पे चीजें बेचते हैं। ओ भाई सुन ना, हम उधार पे चीजें बेचते हैं, आप भी हमसे उधार पे चीज खरीदने के लिए आए हैं। ये ना उधार के केस में होता है ये वाला। हम लोगों को 30 दिन का उधार देते हैं, लेकिन आपको हम डिस्काउंट दे देंगे अगर आप हमें 15 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, सही है ना? ये शर्तो शराइत वाला डिस्काउंट होता है। ये कौन सा डिस्काउंट होता है? ये इमीडिएट बेसिस में नहीं मिलता, ये शर्तो शराइत के साथ मिलता है। कहते हैं जी अगर आप 15 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस कर देंगे तो हम क्या फिर आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है भाई, इस डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है, इस डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। सही है, अकाउंटिंग के अंदर ट्रीटमेंट बिल्कुल यही वाला है। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, ये बात बिल्कुल उसी तरह ही है। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। सर इधर देखे ना, इधर हमने लिखा था इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, इधर मैंने इसकी एंट्री करके दिखा दी आपको। ठीक है, इधर आए, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ये वाली बात बिल्कुल सेम है भाई, जल्दी आया करें। ये वाली बात बिल्कुल क्या है? सेम है। अच्छा, अब भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब सुनिएगा, लिस्ट प्राइस थी चीज की 10,000 रुपया। कितनी थी भैया? 10,000। कितनी थी? 10,000। अब कहता जी मैं आपको ना 5% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप, ये देखिएगा इसको ना काउंटिंग के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इसका मतलब होता है नॉर्मली जो उधार पे सेल की जाती है अली मुनव्वर, वो 30 दिन की जाती है। जो सप्लायर उधार पे चीज बेचता है वो कितने दिन का उधार देता है कस्टमर को? इसका मतलब है ये ऊपर वाला है परसेंटेज डिस्काउंट की और नीचे वाले दिन है। कहता अगर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 15 दिनों के अंदर क्या देंगे भैया? पेमेंट कर देंगे। भाई ऊपर वाला क्या है? डिस्काउंट की परसेंटेज। नीचे वाले ये क्या है भैया? जी सेटलमेंट डेट पीरियड भी कह सकते हैं बिल्कुल। n/30 क्या होता है? n/30 का मतलब है नॉर्मल क्रेडिट डेज आर 30। सही है, नॉर्मल क्रेडिट डेज कितने हैं? भाई वो अंग्रेजी में जरूरी नहीं है आपको बताए, इस तरह भी लिख सकता है, तो ये पता होना चाहिए नॉर्मल क्रेडिट डेज कितने हैं भैया। ओके, इन टर्मिनोलॉजीज की समझ आई? टर्मिनोलॉजीज तो नहीं, लिखने का तरीका है एक। इनकी समझ आई शामिर भाई आपको? अरियान जी इधर से ओके ओके है ना भाई? याद रखना है ऊपर वाला डिस्काउंट की परसेंटेज और नीचे
डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कोई नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं बच्चे। ऊपर वाला डिस्काउंट की परसेंटेज, नीचे वाले नंबर ऑफ डेज, बात खत्म। जी जी बिल्कुल, करंट एसेट्स पे वो फिक्स एसेट पे होता है, करंट एसेट पे तो कोई इस तरह की चीज होती नहीं है, वो परचेजेज है, परचेजेज एक्सपेंस होता है आपका, ठीक है। अच्छा जी जी, नहीं नहीं ये भाई ये गिरती नहीं जाती, ये आपको उसने शुरू में बता दिया ना, ये आपने अवेल करना है। अगर 15 दिन के अंदर आपने पैसे दे दिए आप अवेल कर लेंगे, अगर ना दिए तो अवेल नहीं करेंगे, दो ही सिचुएशंस होती हैं बस। क्या क्या रिकैलकुलेट नहीं, देखें मेरी बात सुने, डेप्रिसिएशन तो आपने एक साल के बाद करनी है जाके कैलकुलेट। रेट तो पहले ही आपने डिसाइड किया होगा ना, रेट किसका, डिस्काउंट का कि डेप्रिसिएशन का, वो तो वो तो वो तो शुरू में ही करेंगे ना। बिल्कुल चेंज होगी, दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी, जो है वही है, ठीक है यार। लेकिन वो देखो ना, ये तो नहीं होता कि एक साल के लिए तो नहीं ना उधार देना आप उसमें, आपको लॉजिकली सोचें आप। सुने मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो भाई, सुने भाई इस बात सुने, पेपर के अंदर अगर आएगा तो दोबारा रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिकैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो इतनी नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रहा होता। हाँ शुरू में चीज थी 1000 रुपए की, आपने रिकॉर्ड की, बाद में उसने डिस्काउंट ले लिया, तो आपको अब कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसको माइनस करना है, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत अब नहीं है। एक चैप्टर है करेक्शन ऑफ एरर्स का, करेक्शन ऑफ एरर्स का FAR 1 के अंदर एक टॉपिक आता है, उसमें जाके देखेंगे, ठीक है। इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं आती, अगर आई तो वो स्पेसिफिकली आपको, भाई सुन लें ये बात सुनने वाली है ना, अगर आई तो वो स्पेसिफिकली आपको कहेगा कि भाई चूंकि डिस्काउंट दे दिया, अब चीज की वैल्यू कम हो गई है, तो अब आप हमें बता दें कि इस पे जो है वो डेप्रिसिएशन कितनी आनी है, वो स्पेसिफिकली क्लियरली बताएगा। वरना इसके अंदर वो नहीं है कि आपको दोबारा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी भाई पेपर के अंदर जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली जरूरत है, ठीक है, दो अलग बातें हैं। प्रैक्टिकली जरूरत है, पेपर के अंदर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करवाना चाह रहा होगा तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा, ये ITA के अंदर भी हम पढ़ाते हैं, ये ITA के अंदर भी है ये। अच्छा जी, अब भाई अगली बात आ जाए, अब इन दोनों बातों की समझ आई है भाई आपको, ये दोनों बातें क्लियर हैं। ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट में फर्क है भाई, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट के अंदर फर्क ये है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती भाई, सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, ये लिखी हुई है भाई, क्रेडिटर डेबिट, सही है, या पेबल भी लिख सकते हैं। और मेरे भाई फिक्स एसेट क्या होगा, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या हो जाएगा भैया, क्रेडिट हो जाएगा। कहता इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इधर आए, ये है जो ट्रेड डिस्काउंट, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, 500 का, ये आ गया जी 9500। इसको हम किस में से माइनस करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है भैया, एसेट के किस में से माइनस करेंगे। अच्छा इसमें एक सिनेरियो और बन सकता है, वो सिनेरियो जरा गौर से देखिएगा, वो सिनेरियो जरा गौर से देखिएगा भाई। 10,000 है एसेट की कॉस्ट, ये मैं लेस प्राइस है, क्या है, इसमें से लेस कर दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट, क्या कर दिया, ये है 500 का, पीछे कितना बचा, 9500, पीछे कितना बच गया, 9500 बच गया। अब भाई इसके ऊपर है सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। असल में ना शुरू में आपने देखना होता है कि अगला बंदा ये वाला डिस्काउंट अवेल करेगा कि नहीं करेगा। ये स्टार्ट में जब आप एसेट किसी को सेल करते हैं ना, तो तब आप कंपैरिजन, तब आप एज्यूम कर रहे होते हैं अगला बंदा ये डिस्काउंट लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब भैया इधर आना है सेटलमेंट डिस्काउंट, गौर से देखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, अब ये किस अमाउंट पे लग रहा होगा, ये किस अमाउंट पे लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नोट कर लें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ये लगेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। भाई लिखें, ये बात लिखने वाली है, बाद में भूल जानी है आपने भाई। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट
फॉर एग्जाम्पल ये 300 का है, कितने का है? 300 का। भाई क्या वो देख, एक रजिस्टर पे दोनों लिख रहे हो कि खुदा खुफी करो यार। यार ये नया है मेरे लिए, ये यकीन करने हैं। वो एक साइड पे लिख रहा है, वो दूसरी साइड पे लिख रहा है। भाई सुने, भाई सुने सुने, बात सुने, गौर से सुनने वाली बात है। इधर देखें, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए और सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ जाए, आ सकते हैं ना? कहता जी 9500 तो आ गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कहता अब सेटलमेंट डिस्काउंट है 300 रुपए का। अब इसमें ना दो सिनेरियोस बन सकते हैं, चलो मैं बनवा देता हूं, बात याद रह जाएगी। इसमें मेरे भाई दो सिनेरियोस बन सकते हैं। इतना तो पता ना सेटलमेंट डिस्काउंट कितने का? 300 रुपए का। अच्छा जी, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 300, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ ₹300। इधर भी यही वाला सिनेरियो है, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ ₹। भाई दो सिनेरियोज हैं, कितने सिनेरियोज हैं भैया? अब बात तवज्जो से सुननी है। इधर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पहले सिनेरियो में साइलेंट है। क्या है भैया? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कि ये किस पे लगना है? लिस्ट प्राइस पे लगना है या आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? तो याद रखिएगा ये हमेशा किस पे लगा करेगा? अगर 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 क्वेश्चन साइलेंट है। लिखें सेटलमेंट डिस्काउंट इज लेवर्ड, का मतलब अप्लाइड होता है ऑन द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सही है भाई। अगर तो कुछ भी नहीं बताया तो किस पे लगेगा? यानी इधर देखिएगा एग्जाम्पल, इधर देखिएगा भैया किस पे लगेगा फिर? 9500 आया था हमारे पास जी। लिस्ट प्राइस कितनी थी भैया जी? और सर लेस इसमें से कितना करना है? ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना था भाई? ये छोटी छोटी बातें होती हैं, खुल के एक्सप्लेन ना की जाए तो एक एक दो दो नंबर आप लूज कर रही होती हैं पेपर में, और यही वो नंबर होते हैं जो पेपर में आपको पास करवाते हैं। बच्चे कहते हैं सर देखें छोटी सी बात ही आपने इसमें आधा घंटा लगवा दी है। भाई यही बातें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं आप पेपर में नंबर लूज करते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर कुछ नहीं बताया तो सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे लगना है? जी बताएं जी। 9200 आ गया, एग्री करते हैं आप लोग? ये सही है। और इस 300 रुपए की एंट्री होगी क्या? क्या क्या? इसकी कोई एंट्री नहीं है, क्रेडिटर या पेबल जो भी है। अच्छा भाई अब आ जाएं मेरे मासूम दोस्तों, क्वेश्चन क्या है सर? उसने खुद कह दिया, साइलेंट नहीं है, कहता सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट इज लेवर्ड ऑन जी मेरे मासूम दोस्तों, आप किस पे लगेगा? जल्दी बोल दें। सर इधर देखें, आप वो चीख चीख के कह रहा है गरीब इंसान, लेकिन फिर नहीं माननी उसकी। सर आपने तो कहा था नेट पे लगता है, तो नेट भी लगता है भाई जी। बताएं जी, 500 इधर से गया, 9500 आया। भाई आप देखें उसने क्या कहा है, ये बात जरा गौर से देखें, क्या कहा उसने? इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं क्वेश्चन में?
भाई बताएं, उसका मतलब है 3% का जो डिस्काउंट है ना 303% ही होगा, वो किस पे लगाएंगे आप? बात समझिए भाई, 300 कैसे आया? 300 कैसे आएगा? 10,000 का 3% करें जरा, कैसे आएगा भाई? बात समझे हैं? ओ सॉरी 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 सॉरी, इधर ना चेंज कर लें, ये गलती हुई है थोड़ी सी, इधर चेंज कर लें भाई, एक मिनट, ये गलती हुई है ना। इधर जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो है 9500 मल्टीप्लाई बाय 3%, इधर अमाउंट बताइएगा। हाँ ये गलती होगी, इस तरह तो दोनों में सेम आ जाएगा ना जी। इधर प्लीज बताएं जी जी, इधर देखें ना, इधर देखें, कहता जी सेटलमेंट जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा परसेंटेज में होता है, अमाउंट में नहीं होता। इतने परसेंट डिस्काउंट देंगे अगर इतने दिनों में पैसे दे दिए तो, ठीक है, ये हमेशा परसेंटेज में दिया होगा। अब मेरे भाई ये जो परसेंटेज लगेगी ना, ये सवाल क्या है, ये किस अमाउंट पे लगना है, लिस्ट पे लगना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? अगर कुछ ना बताया हो तो हमेशा ये लगेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इधर आ जाए, इधर भाई उसने खुद बताया है सेटलमेंट डिस्काउंट जो है ऑफ 3%, ये किस पे लगेगा? इधर भी ना गलती, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है भाई, मादरत। इधर था सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 3%, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 3%, 300 नहीं होगा, वो तो ट्रेड हो जाएगा ना। अच्छा जी, आप भाई मुझे बताएं इधर अमाउंट क्या आएगी? 9200 नहीं आएगी इधर, 9, ठीक है, 9215, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये ना पूरी पिक ले लें, ये दो हिस्सों में पिक लेनी पड़ेगी शायद भाई, ये दो हिस्सों में पिक लेनी पड़ेगी जी। पहले इधर तक पिक ले लें भाई, पहले इधर तक पिक लें भाई। जी अब आगे चलें, ओके, एडमिन भाई ग्रुप में कर दिया करें। अच्छा भाई आप इधर आगे, आप इधर आए, अब सेटलमेंट डिस्काउंट कहता जी 3% है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये किस पे लगेगा भैया? बोलें शाबाश भाई। ओ गुड्डू इधर देखना, बातें ना किया करो यार। अगर ये क्वेश्चन, फिर ये किस पे लगेगा? फिर ये 9500 पे 3% लगेगा, यानी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, उसने खुद कह दिया कि लिस्ट प्राइस पे लगाएं, फिर क्या करना पड़ेगा? ओके है, सही है, ये एक दो नंबर का ट्रीटमेंट होता है इसका, सही है, तो आपने कोशिश करनी है इसको सही करने की। अच्छा भाई, इसके बाद ना मेरे मासूम दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक होता है जी प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रीसिएशन, एक होता है फुल ईयर बेसिस। डेप्रीसिएशन की ना दो बेसिस होती हैं, कितनी बेसिस हैं? मेरा मूड था अभी क्वेश्चन करवाने का, भी टाइम देखा तो मेरा नहीं ख्याल 30-35 मिनट में क्वेश्चन होगा 10, कल करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये। चलिए अच्छी बात है ना, आपके लिए तो अच्छी बात है, एक दिन और मिल गया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक दिन आपको और मिल गया, ये अच्छी अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव लें जी। सही है ना यार? वॉइस क्या कह रही है? दोनों ने सवाल नहीं किया, आज करना है कि नहीं? कौन? नहीं नहीं नहीं, एज इट इज, क्या एज इट इज दे दूं मैं सवाल वही है? वैसा उसे का मुझे नहीं पता, टेस्ट देखेगा वो, टेस्ट ही क्या जो पहले ही बता दूं तुम्हें, टेस्ट तो सरप्राइज होता है। आई क्या बताता है आपको क्या आएगा पेपर में? 22 नंबर का। जी जी, नहीं उस पर नहीं लगेगा ना, उस पर ये कैलकुलेशन ही नहीं आ रही होगी, उस पर ये कैलकुलेशन नहीं होगी गुड्डू, इतनी टेंशन ना ले, वो क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे तो 5 बजे तक। अच्छा भाई इधर आ जाए वापस, भाई डेप्रीसिएशन की ना दो बेसिस हैं जी, एक्सचेंज का भी क्वेश्चन है पेपर में जी, डेप्रीसिएशन की बेसिस। भाई डेप्रीसिएशन की दो बेसिस हैं, कितनी बेसिस हैं भैया?
अच्छा जी भाई, एक है फुल ईयर बेसिस चन इधर, और एक है प्रोपोर्शनेट। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको ना जरा गौर से सुनना होता है। ये पेपर में छोटी छोटी सी अजम्पशंस होती हैं, छोटे छोटे से हिंट्स होते हैं जो हमें पास फेल करवाते हैं। मेरी बात गौर से सुने, जो बच्चे जो बच्चे 40s के ऊपर फेल हो रहे होते हैं ना, उनका ये मसला होता है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स नहीं पता होती। सही है, इधर आए। प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? कहता जी अगर आपने एसेट लिया, सुनना और गुड्डू सुन, अगर आपने एसेट लिया, एडिशन आपने की है भाई, सुने भाई सुने, अगर आपने एडिशन की है 1 अप्रैल 2021 पे, ठीक है, तो भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या कहती हैं, और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं? कहता आपने रेलिवेंट मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेनी है। रेलिवेंट मंथ्स कितने हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर रेलिवेंट? 9 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स आर रेलिवेंट? 9 मंथ्स। कितने महीने रेलिवेंट है भैया? 9 मंथ्स रेलिवेंट है जी। डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आएगी? 9 की गुड्डू, 9 की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 9 months are ओके, ठीक है मौस भाई? नहीं, अच्छा जी। दूसरा, फुल ईयर बेसिस, अगर वो लिख दे क्वेश्चन के अंदर के प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करनी है शामिर साहब, तो हमने फिर रेलिवेंट मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और अगर वो पेपर में लिख दे कि फुल ईयर बेसिस, इसका मतलब है हमने फिर डेप्रिसिएशन एडिशन पे पूरे साल की कैलकुलेट करनी है, जो कि नहीं लिखेगा। बहुत कम है शादो नादर, लेकिन पता तो होना चाहिए ना फुल ईयर बेसिस क्या होती है। सही है जी। सेम डाटा, सेम डाटा। डाटा क्या है भैया? सेम नहीं सेम। आप मेरे भाई कितने महीनों की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है? और नहीं कि हाँ, जी जी जी, ये फुल ईयर बेसिस का मतलब ये है ना, ये डेप्रिसिएशन की बेसिस है। अच्छा जी भाई, गौर से गौर से गौर से, ये चीज बाद में दिखने को नहीं मिलेगी, इधर गौर से। एक ही दफा शायद दोबारा तो नहीं ना, अब ये चीज छोटी चीज बता रहा हूँ। अच्छा जी भाई, इधर है प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर है फुल ईयर बेसिस, पूरा साल, पूरा साल, रेलिवेंट मंथ्स, रेलिवेंट मंथ्स। तीसरी बात जो आई के आपकी फेवरेट होती है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये फेवरेट आई के आपका, कट्टा नहीं दसना जी। बूझो तो जाने, तो भाई बूझो तो जाने, ये अगर कुछ ना बताया हो तो जी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख ले, नोट लिख ले नीचे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, then always calculate depreciation as per proportionate basis of, ओके भाई, और ठीक है जी।
जी जी जी, पूरे वो खुद कह रहे हैं ना, ये बेसिस है, एक 2 बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो खुद खुद उससे नाम से पता चल रहा है कि पूरे साल पे कर दो बस, ठीक है। इसी तरह भाई, इसी तरह अगर डिस्पोजल आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और फुल ईयर बेसिस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली, नॉर्मली इधर ये जरूरत नहीं है बताने की मुझे, लेकिन चलें, फुल ईयर बेसिस के अंदर क्या होता है, वो कहता है डिस्पोजल पे फिर कोई डिस्पोजल का एक महीना भी आपने कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। डिस्पोजल अगर हो गई है तो कोई भी महीना डेप्रिसिएशन उस पर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमें जिस रास्ते जाना ही नहीं है, वो कहते ना उधर राह क्यों पूछना, तो भाई इसका फिर ये छोड़ें, बस इसको दफा करें। हमने हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट है, अगर आ गया फुल ईयर बेसिस, तो फिर एडिशन के केस में क्या होगा, बोलें शाबाश, फिर मजबूरी है पूरे साल की, ठीक है, ओके है, सही है ना। और डिस्पोजल के लिए कुछ ना कुछ बता देगा, लेकिन भाई छोड़ें, हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी है, लेकिन अगर उसने खुद लिख दिया फिर मजबूरी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, जो कि मोस्ट फेवरेट है आई कैप का 99%, फिर क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस, एग्री, सही है भाई, बात समझ आई है ये आपको। अच्छा अगली बात सुने, ठीक है, चलें ये लेक्चर इधर तक की, अगले में बताता हूं।